हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी नीट पाठशाला। सो फाइनली नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर से नीट एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए तो मिनिमम लास्ट जो 3 to 4 ईयर्स का सिनेरियो था, 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते थे। लास्ट ईयर एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, जिसके अंदर जनरल जो इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक है उसके लास्ट पैराग्राफ से बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैराग्राफ्स आपको स्टार्टिंग के अंदर इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन कैसी होगी, WHO ने क्या पैरामीटर्स फिक्स किए हैं फॉर द रिप्रोडक्टिवली फॉर्मेशन ऑफ अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, और गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि एक जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो पाए, क्या अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्या एक्शन प्लान्स हैं, वो सभी अपने को 1 by 1 डिस्कस करने हैं। ये जनरल छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल आते थे। लास्ट ईयर एक सिंगल क्वेश्चन था। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ से सिग्निफिकेंटली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आता है। डायरेक्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनफर्टिलिटी का पूछा जाता है, और जो इनके अंदर काफ़ी सारे एब्रिवेशन दिए हुए हैं उनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। गिफ्ट है, IUT है, ET है, ART है, काफ़ी सारे जनरल पॉइंट्स हैं ना। तो 1 by 1 अपने प्रोसीड करेंगे। देखें आप स्टार्टिंग के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशन आपको बताया है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया जो अपने हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। सेकंड नंबर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपने देखेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो इंटेंशनली अबॉर्शन और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। आफ्टर दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, और लास्ट है इनफर्टिलिटी। ठीक है, 1 by 1 प्रोसीड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए आप, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियल, सोशल। एक पर्सन का सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही मतलब हेल्दी होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा उसका कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट, उसका सोशल जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका बिहेवियर, हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो हेल्दी होना चाहिए, तभी जाकर के एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो सकती है। सेकंड पॉइंट कि ये तो बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, दूसरा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन कैसी होगी। इन सभी जितने भी ये पॉइंट्स है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियल हो, सोशल हो, इनको अप्लाई कैसे करेंगे। अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द नॉर्मल इमोशनल एंड द बिहेवियल इंटरेक्शंस अमंग इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। कहने का सेंस ये है, जनरल पॉइंट जो आपको बताएं, फर्स्ट पैराग्राफ ही दोनों ये आपको दिए हुए हैं NCERT के अंदर। WHO का ऑफिस कहाँ है, जो मेन सेंटर है वो कहाँ है, जिनेवा के अंदर है। दूसरा ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको बताया इसके अंदर कि एक पर्सन ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली हेल्दी है, बाकी सभी एस्पेक्ट्स के अंदर क्या है वो लैक कर रहा है, उसको सोशल इन्वॉल्वमेंट भी शो करना होगा, बिहेवियर के अंदर भी शो होना चाहिए, तब जाकर के एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करे, पेरेंट्स से डिस्कस करे, रिलेटिव से डिस्कस करे, टीचर्स से डिस्कस कर सकता है, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकता है, ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। क्लियर, ये जनरल पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपका फोकस रहना चाहिए और जिससे आप इस चैप्टर के फर्स्ट 3 पेजेस को अच्छे से समझ पाओगे। इधर क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप बहुत फ्रिक्वेंट याद कर लोगे, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें पढ़ने वाली, याद करने वाली है। हार्मोन रिलीज कौन सा है, क्या किसका वर्क है, फंक्शन आप अच्छे से पढ़ते हो। इनफर्टिलिटी के बारे में बोलूँगा तो आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, व्हाट इज द टेस्ट बेबी, और जनरल पॉइंट्स आप पढ़ते हैं, ये जनरल अपने बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो एक जनरल आपको टर्म बताया है, उसके अंदर अमेंडमेंट था, उसको अपने पढ़ते हैं। STI की अगर बात करें तो भी उसके अंदर फिक्स है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते कैसे हैं, किन एज ग्रुप के अंदर होता है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स है, अगर उनको अगर आप फॉलो करें तो ये इन्फेक्शन जो है फर्दर स्प्रेड नहीं होंगे। ये सारे मेजर्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंगली हम पढ़ते हैं, और टॉपिक वाइज चीज़ें हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। बट जनरलाइज जो स्टार्टिंग के अंदर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की जो फॉर्मेशन होना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ढंग से सुनना आप, कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या प्रोग्राम्स चलाए हैं, गवर्नमेंट ने क्या ऐसे एक्शन प्लान्स बनाए हैं जिसके थ्रू आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन कर पाएं, और गवर्नमेंट ने ही क्यों ये इनिशिएटिव लिया। ठीक है,
स्टार्टिंग के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, और काफ़ी सारे इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान इन द प्रोग्राम्स। आपका फोकस इन 2 वर्ड पे होना चाहिए, क्लास आपका फोकस इन 2 वर्ड पे, फर्स्ट वन इज एक्शन प्लान एंड सेकंड वन इज प्रोग्राम्स। एक्शन प्लान एंड द प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने, उसको एक सोशल गोल लेकर के इंडिया ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। क्लियर। अब उस प्रोग्राम से अगर अब मैं बोल रहा हूँ किसी को, मैं बोलता हूँ फैमिली प्लानिंग बोलता हूँ, इट साउंड्स लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए चीज़, ये वर्ड जो है यूज़ किया जाए, बट इससे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की जो फॉर्मेशन अपने चाह रहे हैं वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या फिर इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाए जिसकी वजह से एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो। गोल तो यही है अपना, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन करना। तो क्या था कि अगर मैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अगर इसको नाम दे रहा हूं तो ये कैसा साउंड कर रहा है कि कोई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको आप कंट्रोल करने पे लगे हुए हो, ठीक है। बट जैसे जैसे इसके अंदर प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ये सब केयरिंग आना स्टार्ट हुई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या कैसे यूजफुल हैं वो आना स्टार्ट हुए, काफ़ी सारे जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो इन प्रोग्राम को इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम किया गया। क्या था? improved program covering wider reproduction related area are currently in operational under the popular name RCH program। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट है आज के टाइम में इंडिया में, और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई हैं, उसकी वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की कहीं ना कहीं हम फॉर्मेशन करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो था प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर ये जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, इस प्रोग्राम के अंडर 2 चीज़ें थी, एक अवेयरनेस कि कैसे अवेयर किया जाए, सेकंड क्या एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं कि उन अवेयरनेस के साथ साथ हम वो एक्शन प्लान बैकएंड पे कैसे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ लो आपका चैप्टर रिवाइज हो रहा है और बहुत बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ मैं ये चीज़ आपको ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अपना एम्स है, एम्स दिल्ली है, ठीक। अब RCH प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, एम्स दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जो टीच कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं जो क्लिनिकल ट्रायल जो है काफ़ी सारी ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल भी कर रहे हैं। RCH प्रोग्राम के अंडर एम्स के एक कमेटी जिसमें 4 to 5 मेंबर्स हैं, और उनको बोला गया कि अभी जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके लिए एक सूटेबल मतलब और जिसका लीस्ट साइड इफेक्ट हो ऐसा एक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई मेथड जो है वो बनाया जाए, ठीक है। जैसे RCH प्रोग्राम के अंडर में सहेली CDRI वर्क कर रहा है, उसने क्या बनाया, नॉन स्टीरोइडल सहेली बनाया। वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें वो किसके अंडर आता है, RCH प्रोग्राम के अंडर आता है। उसकी सारी फंडिंग कहाँ से हुई है, RCH प्रोग्राम के अंडर हुई है। एमनियोसिंथेसिस टेक्निक, सोशल गोल क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी फॉर्मेशन। अब उस सोशल गोल के अंडर अगर मान लीजिए फीटस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जो ऑप्शन जो डेवलप होंगे, जो फीटस डेवलपमेंट होगा, फीटस डेवलपमेंट के बाद जब बेबी बर्थ होगा तो उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, कोई इम्पेयरनेस होगी। अगर मान लीजिए एमनियोसिंथेसिस टेक्निक से पहले से ही जेनेटिक डिसऑर्डर का पता हो तो वो MTP के थ्रू जो है लीगलाइज तरीके से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जा सकती है। समझ में आई बात? MTP इज नॉट अ मेथड ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल। एक पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड नहीं है, बट वो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। MTP बनाया किस लिए गया था कि मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम है, फीटस अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर बनाया गया था। साफ साफ लिखा है NCERT ने। NCERT ने ये नहीं लिखा कि MTP जो 45 to 50 मिलियंस पर ईयर अपने करवा रहे हैं, जो टोटल प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका 1/5 पार्ट 20% MTP को लीड करवाता है, MTP से टर्मिनेशन होता है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हेल्प कर रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो। बट उसका बनाने का मीन ये नहीं था कि हम पॉपुलेशन को रोकने के लिए बनाया गया था इसे। हमारा गोल क्या था कि वही
कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रेप केसेस हैं, या फिर जो फीटस है उसमें कोई डिफेक्ट है, या फिर मदर की हेल्थ को फीटस की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर दोनों को ही प्रॉब्लम है, तो उस वजह से एमटीपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले सेफली 12 वीक तक था, बट पता चला कि 12 वीक तक काफ़ी सारी फीटस जो ग्रोथ है वो फीटस ग्रोथ हो जाती है, बट फीटस ग्रोथ जब फाइनलाइज हम 4 मंथ 5 मंथ पे जाते हैं तो हमें जो मेजर ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं इंपेयरनेस आने की वजह से वो पता चलता है 4 मंथ पे या 5th मंथ पे, तो वो तो 12 वीक से ऊपर चला गया है, प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ऊपर चला गया। तो इसी वजह से जो अमेंडमेंट लेकर के आए थे 2017 के अंदर, अभी लेटेस्ट लास्ट 10 ईयर बैक ही 7 to 8 ईयर बैक, उस अमेंडमेंट में ये था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है जिसमें 24 वीक तक अगर बात करें तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रॉपरली चेक करेंगे, जिसमें एक गवर्नमेंट का मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तब जाकर के उसको लीगलाइज तरीके से टर्मिनेट करवाया जा सकता है। ये जनरल पॉइंट। तो ऑल ओवर अगर आपने इससे क्या समझा, ऑल ओवर समझने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन करवानी है। ये एक सोशल गोल है, आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आता है। और आरसीएच प्रोग्राम के क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस विद द रिप्रोडक्टिवली रिलेटेड एस्पेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। गवर्नमेंटल और नंबर ऑफ एनजीओज आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी जहाँ पे मतलब जो एमएस गायनी वाले हैं या फिर डिलीवरी जो केसेस जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखा हुआ मिलेगा कि हर एक एस्पेक्ट्स, हर एक हाइजीनिक कंडीशन क्या क्या है, सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। प्लस जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का मिसयूज़ हो रहा है उसके लिए वो वार्निंग भी लिखी हुई रहती है कि यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो प्रॉपर तरीके से प्रिंट एंड विजुअल मीडिया के थ्रू हम इसको, प्रिंट मीडिया है, ऑडियो विजुअल मीडिया, उस और काफ़ी चीज़ें ये भी है। एक जनरल में अगर आपसे पॉइंट पूछूं, आधे से ज़्यादा जनता का ध्यान शायद इधर है नहीं, तो कुछ जनरलाइज बात ही कर ली जाए। लास्ट अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी लगी है? अब थोड़ा इंटरेस्ट से बात करोगे ना? हाँ हाँ, क्या हुआ? कौन सी? अभी लेटेस्ट मूवी? तो आप में से कोई मूवी हॉल में गया है क्या? कोई नहीं है कभी? कभी पूछ रहा हूँ, कभी भी नहीं गए? कौन कौन गए वहाँ एंड्रेस करना एक बार? थोड़ा सा माथा अगर सही चल रहा हो ना, आपको मैं पेपर के लिए बुलाता हूँ ना, सर 5 मिनट ही तो लेट हुए हैं मूवी हॉल में, 10 मिनट पहले जाकर के बैठते हो, कोई एक मतलब पर्टिकुलर, अरे यही होता है। आप सोचो मूवी हॉल के अंदर 10 मिनट पहले जाके बैठते हो कि स्टार्टिंग का नहीं, क्लाइमैक्स नहीं छूट जाए उसका। अरे बहुत अच्छे, और वो 10 मिनट बैठ करके आपको दिखाते हैं ऐड, मालाडी ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, याद है? उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर एक ना एक आपको मेडिसिन या किसी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी, या फिर टोबैको च्विंग करना हानिकारक है, वो कहानियाँ याद है कुछ? तो वो अगर आप हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे हो तो आप कहीं तो जाते होंगे, मूवी हॉल, वहाँ पहुँच गए हैं वो, है ना? तो गवर्नमेंट बहुत चालाक है, चिंता मत करो आप मतलब आप ऐसे सोचो कि ऑडियो विजुअल, आजकल क्या होता है कि बड़े बड़े फ्लेक्स वगैरह जो पहले लगते थे ना, वो उसका ज़माना थोड़ा सा गया। क्यों? पहले क्या होता था, अब फ्लेक्स के पास तो इंसान को खुद को जाना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए, समझ में आई बात? और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद का फ्यूचर खुद के हाथों में। 2-4 घंटे उस पर जब लगाते हो ना बैठ करके, कहने का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पॉइंट यही था कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया की अपने जब बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो स्पेसिफिकली जितने भी विलेजेस वगैरह हैं उनके अंदर, ना तो वो मूवी हॉल जा रहे हैं, ना वो कहीं पे मतलब जनरलाइज अगर हॉस्पिटल्स का रेगुलर कोई विजिट है,
तो उस केस में वहाँ पर वो आंगनवाड़ी वाले जो होते हैं छोटे छोटे प्रिंट्स बना करके और वो लेकर के जाते हैं और वो समझाते हैं सारे चीज़ें ना, वो पॉइंट भी। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे आपने देखा होगा एनजीओज वगैरह जो है कुछ प्रोग्राम्स के अंदर स्किट वगैरह जनरल जो है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि जो शहरी एरिया के अंदर रह रहा है, टाउन सिटीज़ के अंदर रह रहा है, वो तो समझ जाता है जनरल, अगर कोई भी ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया और इनसे समझ जाता है। बट जो बिल्कुल ठेठ गांव के अंदर जो रूरल मतलब एरिया के अंदर जो रह रहे हैं, उन एरिया के अंदर उनको समझाना बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात? उनको समझाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। वो है ना कि वो जनगणना वाला एक बताया था आप लोगों को, याद है? अरे भाई जनगणना वाला बताया था ना, उसमें वो पूछा शादी हुई है, बोल रहे नहीं, क्या कितने बच्चे हैं, तो चमाट खाता है, तो बोल रहे फिर पहले पूछना था कि कितने बच्चे हैं, फिर बाद में पहले तो कि कितने बच्चे हैं, बोले 3 या 4 कुछ जवाब था, फिर बाद में पूछा शादी हुई है, फिर दोबारा चमाट खाता है। तो वो जो वो है ना एक, हाँ जो भी है, एक कहने का सेंस ये है, समझिए कि शहरों के अंदर तो उतना अवेयरनेस है, तो जो ये मतलब आते हैं तो उनको टैकल कर लिया जाता है, बट गांव के अंदर आप जाकर के देखो वो पीटना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी ऐसा पूछ नहीं होता है ऐसा। तो उनको समझाने के लिए काफ़ी सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल कर के कुछ जैसे स्किट वगैरह जो परफॉर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो है। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे मतलब कुछ सीरियल्स भी ऐसे हैं, वो पहले आते थे ना, बालिका वधू वधू, उसके अंदर ऐसे रहता था। कहने का सेंस आपको समझ में आया होगा कि एट द एंड ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया ये चीज़ है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अ मेजर इज ऑल्सो प्लेड बाय द मेजर रोल इज ऑल्सो प्लेड a major role is also played by parents, close relatives, teachers and the friends. First government and non-governmental organization, after that parents, close relatives, teachers and friends. ये after that introduction of the sex education in the school should also be increased. तभी आप सोचो RCH प्रोग्राम के अंडर ही NCERT के अंदर जो रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये चैप्टर भी यहाँ पे RCH प्रोग्राम के अंतर्गत ही, उसी के अंडर ही आपकी NCERT के अंदर आपके जो है बुक के अंदर है, टेक्स्ट बुक के अंदर। क्लियर? और ये तो अवेयरनेस का और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, देखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ये तो अवेयरनेस के मेथड है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेंसेस एंड द रिलेटेड चेंजेस। पहले से ही पता हो कि एक प्यूबर्टी एज के बाद ये चेंजेस आने वाले हैं, तो फिर फर्दर मेंटली जो भी पर्सन है वो क्या रहता है, प्रिपेयर रहता है मेंटली, उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। समझ में आई बात? वरना एडोलेंसेस फेज के अंदर तो यही होता है ना कि लेकर के अपना मोबाइल बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, या फिर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से बात करने का तरीका चेंज हो जाना, या फिर पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना। तो काफ़ी सारे जो ये रीजंस है ये नेचुरल है। मतलब आप इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है कहीं से सीख के आया, सीख के नहीं, सीखने का मतलब कि इसको तंग कर लिया या कुछ ऐसा, वो खुद के अंदर चेंजेस आते हैं, उससे खुद के ब्रेन के जो वर्किंग है, एक्शन पोटेंशियल्स है वो चेंज होते हैं, उसके सोचने का तरीका चेंज होता है, उससे उसके अंदर रेगुलर आने वाले फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उससे भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है पूरा डेवलपमेंट पे। तो फिर वो जो पहले से अगर पता हो अवेयरनेस हो उसके बारे में, आपकी बुक्स के अंदर ऑलरेडी जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले से अगर चीज़ें पता हो कि हाँ ये चीज़ें चेंजेस आएंगे, तो फिर फर्दर काफ़ी हद तक चीज़ें जो संभाली जा सकती है। और एक सोशल गोल क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन की जा सकती है। नेक्स्ट, सेफ एंड द हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना, एड्स की कैसे स्प्रेड होता है, क्या है, ये सारी चीज़ें अगर इन्फॉर्मेशन पहले से हो तो हर एक जो है इससे बचा रह सकता है और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो सकती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो ब्लड डोनेशन के बाद में जो ब्लड बैंक के अंदर उसको उनको संभाल के रखा जाता है, पहले टेस्टिंग होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाकर के बोला जाता है कि इस मोहल्ले में यहाँ इस घर के अंदर इसको हेपेटाइटिस बी है। समझ में आई बात? वो फिर उसके आसपास के सभी की चेकिंग की कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, वो स्प्रेड नहीं हो, या किसी को HIV है या फिर कुछ अदर इन्फेक्शियस डिजीज है, हर्पिस है, जेनाइटल हर्पिस है, कुछ भी अगर डिटेक्ट होता है
ब्लड के अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सीधा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कमेटी, और वो जो जा करके उस पूरे कंप्लीट मोहल्ले को, उसके आसपास के घर में, कि ये कहीं पे स्प्रेड तो नहीं हुआ है। इसी से ही एक सोशल गोल जो लेकर के चले, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है। फिर किन एज ग्रुप को ये समझाना है भाई, मतलब जो छोटा बच्चा है उसको समझाना है, या फिर जो क्या नाम है 50-60 की एज में उनको समझाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्टाइल कपल एंड द मैरिजेबल एज, उन एज ग्रुप को टारगेट करना है जिसके थ्रू ये जो है प्रॉब्लम फेस हो सकती है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी फॉर्मेशन नहीं हो। तो आरसीएच प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अंदर कौन सा एज ग्रुप, फर्टाइल जो कपल है या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप 18 to 21 जो अपने फिक्स करते हैं, उस एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं, उन एज ग्रुप से प्यूबर्टी एज के जो जितने भी हैं, उन सभी को टारगेट किया, उनको सभी चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें समझाई जा सकती हैं, वो चीज़ें मतलब वो इस प्रोग्राम के अंडर हैं। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। आज के टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जितनी भी कोई भी चाहे वैकेंसीज हैं या फिर किसी भी तरीके से जो भी गवर्नमेंट के अंडर के अंदर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उन सभी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। कई बार ऐसा होता था कि अगर पहले ज़माने में ऐसा होता था कि अगर मेल होगा तो वो कुछ काम करेगा या बिजनेस करेगा, जो भी करेगा, तो और जो फीमेल अगर है तो फिर वही दहेज वाला सिस्टम। तो उस केस के अंदर फीमेल फिटिसाइड के जो केसेस थे वो बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। और सोशल गोल क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, अवेयरनेस आना स्टार्ट हुआ और इक्वल अपॉर्चुनिटी आई, तो फीमेल फिटिसाइड के जो केसेस हैं वो क्या होना स्टार्ट हो गए, कम होना स्टार्ट हो गए। एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक पे बैन लगाया गया प्रॉपर तरीके से, और जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके लिए अवेयरनेस अगर प्रोवाइड की गई, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उससे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है 3, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4, उसका फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के बारे में बताया, उसी पेज पे जो नीचे सेकंड पैराग्राफ है उसमें एक्शन प्लान्स और अवेयरनेस के बारे में बताया। नेक्स्ट पेज पे गए तो उसको कन्वर्ट किया गया आरसीएच प्रोग्राम पे। सेकंड पैराग्राफ में आपको अवेयरनेस के ये ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के बारे में जनरल पॉइंट, पेरेंट्स टीचर्स फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव से डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस पे लगे हुए हैं, क्या क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं या फिर एड्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, किस तरीके से जो एक हाइजीनिक जो है कंडीशंस मेंटेन की जा सकती है, वो सारी अवेयरनेस। और किन एज ग्रुप को बताना है, फर्टाइल कपल, मैरिजेबल एज ग्रुप, और उन सभी के लिए भी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, पोस्टनेटल केयर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड शेल्टर, वही रोटी कपड़ा और मकान, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा तो उसके अगेंस्ट अगर अवेयरनेस अगर आप लेकर के मतलब अवेयर करते हैं, तो फिर फर्दर एक हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन। ज़्यादा लोग होंगे तो वही फिर मारा मारी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यहाँ समझ में आई बात, वो कहानी वही है, फिर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला। इंटर नहीं, इंट्रा, आप गाय भैंस से नहीं लड़ने वाले, खुद वालों से ही लड़ने वाले हो ना, ठीक है। और वो भी अगर एक टाइम ऐसा आया कि चारा खाना ही स्टार्ट कर दें, कुछ बचा ही नहीं तो। इधर सोशल इविल लाइक सेक्स अब्यूज एंड द सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इन सभी के बारे में पहले से अगर अवेयरनेस होगी कि अगर कोई सेक्स रिलेटेड सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है तो उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरीके से फर्दर जो है गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, तो वो अवेयरनेस अगर पहले से रहेगी तो फिर उस तरह के कोई क्राइम केसेस सामने नहीं आएंगे। एक होता है ना कि कोई भी क्राइम केस आता है उसके अगेंस्ट एक अच्छा खासा एक्शन ले लिया जाए, तो उसके बाद फिर वो क्राइम केसेस जो हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वही चीज़। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज इसी प्रोग्राम के आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आ रही हैं। अब ये तो था कि ग्राउंड लेवल पे वर्क,
जितने पॉइंट्स अपना पढ़े किस पे थे, ग्राउंड। इनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे, ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें जो है हवा के अंदर चलेंगी। एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर अगर किसी भी तरीके के अगर कोई जाकर के बोले कि नहीं आपको पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना है, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी पे अगर जाना है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो हर एक चीज़ इसमें मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अवेयर कर दिया और काम चल जाएगा। उसके बैकएंड पे भी आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्ट्स होने चाहिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मटेरियल सपोर्ट में बैरियर मेथड्स वगैरह जो हैं, जिसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, आईयूडीज हैं, इनमें से कुछ एक गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये सारे जनरल पॉइंट। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। अभी तक थी अवेयरनेस, और एक्शन प्लान क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड द मटेरियल सपोर्ट। फर्स्ट लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी बता रहा हूं, एक एक वर्ड। नेक्स्ट, these are the essential to provide medical assistance and the care of the people of in reproductive related problems like pregnancy, delivery, sexually transmitted infection क्या क्या हो सकते हैं, infertility है, abortion है, menstruation problem है, contraception, इन सभी के बारे में अवेयरनेस। भाई सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ इनसे, और इन सभी मतलब जनरल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लान्स, ये सभी आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आते हैं। अब क्या हुआ कि अवेयरनेस भी है आरसीएच प्रोग्राम के अंडर, इन सभी को अप्लाई भी कर दिया। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ऑप्शन क्या दोगे, बैकएंड पे कुछ तो, या तो कोई मेडिसिन। कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर नेचुरल जो मेथड है उनके बारे में तो अवेयरनेस बता दिया। फर्टाइल पीरियड ये होता है, पीरियडिक एब्स्टिनेंस ये होता है, लैक्टेशनल एमन्यूरिया ये होता है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन दे दी। और मान लीजिए जो मेल एंड द फीमेल गैमेट का जो फिजिकल मीट है, वो बैरियर मेथड जिसके अंदर मेल कॉन्डम्स हैं, फीमेल कॉन्डम्स हैं, जेनाइटल वॉल्ट्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, काफ़ी सारी जो मार्केट में अवेलेबल बैरियर मेथड्स हैं जिनसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फिजिकल जो मीट है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। इसके अंदर कहीं पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis प्रॉब्लम जो प्रोसेस है उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, बट उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसीड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन सभी का इंफॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट ने इसके पीछे दो चीजें, एक तो एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक, उनका गोल क्या था, उनका गोल था रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को फॉर्मेशन करवाना। एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक को डेवलप किया, एम्नियोटिक फ्लूइड निकाला, उसके अंदर क्रोमोसोम का पैटर्न देखा, पैटर्न देखने से पता चलता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। समझ में आई बात? अब जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ पता चला एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का पता चलना स्टार्ट हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन होना स्टार्ट हुआ, फीमेल फिटिसाइड वाला जो केस है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बिल्कुल लीगलाइज तरीके से काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। एम्नियोसेंटेसिस पूरी तरह से बैन नहीं है, अगर उसको रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड मतलब जो है परमिशंस के साथ में दोबारा लागू किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एम्नियोसेंटेसिस पूरी तरीके से वाइप्ड आउट ही हो गया है। अगर आज भी डाउन सिंड्रोम का केस देखना है वो एम्नियोसेंटेसिस के थ्रू ही देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम का केस देखना है ना, वो कब, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लीगलाइज तरीके से सारी चीजें होती हैं। इसमें लिखा ना, जो एक बैन लगाएगा, लीगल बैन on the amniocentesis for the sex determination to legally check increasing menace of the female feticide, massive child immunization etc. are some problems that merit mention in this connection. जो नया एक अमेंडमेंट आया एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक डेवलप होने के बाद में, कि ये तभी करवाया जा सकता है जब प्रॉपर लीगलाइज तरीके से सारी चीजें हो। आज भी एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक ऐसा नहीं है पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो चुका है। बैन किस पे है, फीमेल फिटिसाइड चेकिंग, मतलब फीमेल जो फीटस है उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन है, बाकी किसी चीज पे बैन नहीं है। जब भी ये टेक्निक करवाई जाती है, मतलब ये एक मेथड जब ऐसा होता है कि कलर डॉपलर करवाया, सोनोग्राफी करवाई, उसमें 4-5 मंथ पे जो फीटस उसका जो हेड है उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इम्पेयरनेस देखने को मिल रही है, इट मीन्स उसमें कुछ ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। उस केस में फिर फर्दर एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक को लीगलाइज तरीके से प्रोसीड करवाया जाता है। काफ़ी सारे केसेस है। लास्ट ईयर मेरे नॉन में ही एक थे, मेरे एक फ्रेंड है, उसके कुछ आगे फ्रेंड थे, तो उनका भी ये डाउन सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम था, और वो था, तो उसमें फिर इंटेंशनली मेडिकली टर्मिनेट करवाया गया प्रेगनेंसी को। वो होता है ना कि
इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है मदर का, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उससे, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं कि आप डेवलपमेंट बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा आफ्टर आफ्टर बर्थ, और वो भी लाइफ टाइम, वो भी लाइफ टाइम। तो बेटर है कि वो प्रॉपर कंसल्टेंसी से, प्रॉपर डायग्नोसिस से, एट द एंड अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है तो उसको टर्मिनेट करवाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज फ्यूचर के अंदर थ्रू आउट ऑफ लाइफ आप खुद भी परेशान होंगे, और जो वो मतलब है बेबी है वो तो परेशान होगा ही होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या है? अ प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड टू टेस्ट फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड फीटल इन्फेक्शंस। उसके लिए सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन भी हो गया है तो भी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इजीली उसके जो भी पैथोजेंस हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। क्या है टेक्निक, कैसे क्या किया जाता है वो देखें। जनरलाइज कॉन्सेप्ट है भाई। मुझे पता है कि अगर फीटस के अंदर ही जिस कंडीशन के अंदर अभी है एबनॉर्मलिटीज का पता चला, उस एबनॉर्मलिटीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है किससे, किसी ना किसी आउटर डोज से। आउटर डोज का मतलब कि जो फिटल ग्रोथ है उसके अंदर आप बाहर से कुछ अगर वैक्सीन या कुछ ऐसा प्रोवाइड करें जिससे चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, तो ये प्रोसीड करवाया जाएगा। इसी वजह से उसमें लीगलाइज तरीके से प्रॉपर हर एक चीज़ मेंशन है कि इसको अगर फीमेल फीटस है सेक्स डिटर्मिनेशन पे लेकर गए तो कैंसिल, और वैक्सीनेशन प्रॉपर इम्यूनाइजेशन पे लेकर गए कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है तो उसके लिए ओके है। ये चीज़ें ऐसे पूरा एक एक मतलब ये तो मैंने सिर्फ एक आधा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, पूरा का पूरा गाइडलाइन है एमनियोसेंटेसिस की कि ये टेक्निक कब करवाई जा सकती है, किनके मतलब ओके करने पे ये होगी, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हर एक चीज़ उसमें मेंशन है कि आप उसमें क्या चीज़ें नहीं करवा सकते हो। और पता है क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो दोनों पे जो मतलब कपल है खुद वो जो उस चीज़ को प्रोसीड करवा करके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर इसको करवा रहे हैं, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है चाहे वो डॉक्टर है या फिर जो टेक्नीशियन है, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, अल्ट्रासाउंड वाले जो होते हैं टेक्नीशियंस, वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और डॉक्टर्स को पता भी नहीं होता है। तो उस केस में पूरा कंप्लीट उस गाइडलाइन में मेंशन है प्रॉपर कि डॉक्टर्स पे ये केस बनेगा और इतना ये प्रॉब्लम होगी, लाइसेंस कैंसिल होगा, और जो लैब है वो पूरा का पूरा वो लैब का लाइसेंस कैंसिल होगा। जो कपल है जो ये चीज़ करवा रहे हैं उनको, उनके लिए भी पूरा कंप्लीट क्या क्या केस लगेगा और किस तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, हर एक चीज़ मेंशन है। इसी वजह से आपने देखा होगा लास्ट 10 to 12 ईयर्स का जो पीरियड रहा है, इस पीरियड के अंदर बहुत कम मतलब ऐसे केसेस सामने आए हैं फीमेल फिटिसाइड वाले, या फिर गांव के अंदर भी कि जो फीमेल हैं, अगर फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसके रिलेटेड होता है ना कि बोलना, फब्तियाँ कसना जनरल है, ये ऐसा रहता था। तो वो बहुत कम हो चुका है लास्ट 10 to 12 ईयर के अंदर। बट आज से आप 12 ईयर से पहले का सिनेरियो देखें ना, मतलब 2005 से लेकर के 2015 की अगर मैं बात करूं तो आपको मैक्सिमम आप देखो, आप दहेज प्रथा के कोई केस आते ही नहीं है आजकल। आपने अगर देखा होगा वो दहेज वाले जो केसेस थे बहुत कम हो गए हैं, बहुत मतलब जहाँ 100 में से 50 केसेस आपको पर ईयर आपकी नॉलेज में, वैसे तो हजारों केस होते थे, आपकी नॉलेज में अगर 50 केस आते थे, अब आपके मुश्किल से कोई 4-5 कोई कभी कभी आपने देख लिया कोई ये केस हुआ है, ऐसा चल रहा है आजकल। तो ऐसा होता है सामने से मना करते हैं, ऐसे वो आपको केसेस देखने को मिलते हैं, होता है ना। तो वो चीज़ कब है, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो फिर उसमें आज के टाइम में हर किसी के, आपने सुना होगा किसी को अगर मान लीजिए बेबी बर्थ हुआ और जो चाइल्ड है वो कैसा है, फीमेल है, तो आजकल ऐसा बोला जाता है कि आज के टाइम में लड़का लड़की एक समान ही है सभी, और मतलब क्योंकि फूड शेल्टर उसको फर्दर आगे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, अगर बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो हर एक को आप उतना फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं हो सकती। समझ में आई बात? वो RNK स्ट्रेटेजी सुना है ना, तो वो वाले सारे रूल्स फिर लागू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और अगर कहीं ना कहीं अगर ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा हैं तो आप देखना, अगर किसी भी जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है ना, एक माँ के अगर 4 बेटे हैं तो चारों को इक्वल जो है वो जो है देखभाल नहीं हो पाती है, कोई ना कोई एक रह ही जाता है।
होता है ना, तो वो चीज़ होती है, जनरल बनी हुई कहावत ऐसी नहीं बनी हुई है ये। नेक्स्ट, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड डायरेक्ट सिरिंज से, और एक्सपर्ट इधर अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। ये इसमें लिखा हो 15 to 18 वीक, 12 वीक तक तो पता ही नहीं चलेगा, 12 वीक तक तो जनरलाइज, और फिर मेजर ऑर्गन जब बन जाएंगे तब चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम डिफॉर्मेलिटीज हैं। उसके बाद एमनियोसिंथेसिस सेकंड एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके इसको, कहीं पे आपको 14 to 16 भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट 12 से ऊपर होगा, 12 वीक से ऊपर की तरफ होगा ये, और कहीं पे आपको 15 to 19 भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कब इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। एमनियोटिक फ्लूइड 16 to 18 तक जो है रहता है प्रॉपर, रहता तो लास्ट तक ही है, बट इम्पेयरनेस, क्योंकि 16 to 18 के बाद तो कोई मेडिकली टर्मिनेशन के लिए ओके करेगा ही नहीं ना, समझिए आप, बहुत ज़्यादा रिस्कियर रहेगा वो पॉइंट। और this process is used to test for the presence of the certain genetic disorders such as the Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, muscular dystrophy, etc. to determine the survivability of the fetus. आप कहोगे सर ये NCERT के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, इनमें से कुछ पॉइंट्स मेंशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर लिखा ओके है। एक चीज ध्यान रखना, नीट एग्जाम के अंदर सहेली टैबलेट जो है उसका पूरा डिटेल कहीं पर भी नहीं दिया, बट नीट एग्जाम के अंदर उसके एस्ट्रोजन रिसेप्टर तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQs अगर आपने सॉल्व किए हो तो समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो आपको ये डाउन सिंड्रोम का तो जनरल मिल जाएगा, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें लिखे जा सकते हैं। क्रोमोसोमल वाले होंगे वो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, जिसमें नंबर का चेंजेस आ रहा है, जैसे टर्नर है 45 से 1 मिनट में पता चल जाएगा, डाउन सिंड्रोम है 21 का बढ़ना 1 मिनट में पता चल जाएगा, पर बाकी सभी के अंदर पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा और डीप इसके बाद और आपको एक्स्ट्रा के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। ये पहले वाले पॉइंट में इस वजह से समझा रहा हूँ, बाद वाली चीजें बहुत आसान है इसके बाद जितनी भी हैं। हीमो हीमोफीलिया जो वहां पे सही कर लीजिए उसको ना, एक ही चीज है। सुने नेक्स्ट, इसके बाद वही कि मिसयूज क्या होना स्टार्ट हुआ, फीमेल फिटेसाइड, फीमेल जो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होना स्टार्ट हुआ, अगर फीमेल फिटेस है तो फर्दर मेडिकली टर्मिनेट करवाया जाने लगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये RCH प्रोग्राम के अंडर आता है एमनियोसिंथेसिस, यूज मिसयूज सब बता दिया आपको। सहेली जो डेवलप की गई थी CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR लैब है ये लखनऊ के अंदर, नॉन स्टीरॉयड है, वंस इन अ वीक। इसके अंदर सेंटक्रोमिन जो इसका ये बोल सकते हो केमिकल फॉर्मूला जो आप बोलते हैं, नॉन स्टीरोडल जो केमिकल एजेंट रहता है वो क्या है, सेंटक्रोमिन क्या है, और एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट है इसका, चेंज इन द बाइंडिंग नेचर विद द एस्ट्रोजन रिसेप्टर। अगर ओवरऑल पूछे क्या करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, फर्टिलाइजेशन होने देगा, उस बाकी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, बट इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, इधर देखें यूट्रस के अंदर ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में जाकर के जो सेल्स हैं उन पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रिसेप्टर्स है। इनिशियली ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की ग्रोथ प्रोलिफरेशन के लिए, और जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाद में LH के पास में दोनों ही है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसमें से मेजर प्रोजेस्टेरोन तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, एक बार इम्प्लांटेशन हो जाए उसके बाद प्रोजेस्टेरोन सब कुछ संभाल लेगा, बट इम्प्लांटेशन करवाना उसके लिए पहले से ये लेयर तैयार होनी चाहिए। इस लेयर को थिकनेस प्रोवाइड करना, इस लेयर के अंदर कैपिलरीज की कोइलिंग, जो ब्लड कैपिलरीज है उनका बहुत अच्छा खासा डेवलप होना, वेस्कुलरिटी इंक्रीज करना, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हाथ में होता है। बट सेल्स से जो अटैचमेंट है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर की वजह से हो पाती है। किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन। अब यहाँ पे जैसे ये सहेली नॉन स्टीरोडल जो कंटेंट यूज किया जाता है, तो ईस्ट्रोजन इन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड अप नहीं हो पाता, जिससे ये लेयर डेवलप नहीं हो पाती है फॉर द इम्प्लांटेशन। क्लियर। कोई आपसे पूछे क्या करता है ये जो सेंटक्रोमिन है ये क्या करता है, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है, और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग नेचर को चेंज कर देता है। इस वजह से सेल डेवलप नहीं हो पाती हैं प्रॉपर, और सेल का प्रोलिफरेशन भी रुक जाता है और सेल डेवलप नहीं हो पाती हैं, और जो इम्प्लांटेशन है वो फर्दर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। क्लियर। हाँ बेटा, यस अलग अलग नहीं, इसमें ओव्यूलेशन का इनिबिशन नहीं है। हर एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनका अलग अलग जो सिनेरियो है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन,
ये सिर्फ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे इम्पेयर कर रही हैं, हर एक का अलग अलग इम्पैक्ट है। और प्रोजेस्टेरोन काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रोजेस्टेरोन जो सर्वाइकल म्यूकस है, यूट्रस के अंदर जो म्यूकस है उसको बढ़ा देगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को अलग अलग हार्मोन्स जो हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एट द एंड या तो इम्प्लांटेशन नहीं हो, या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो, या फिर ओव्यूलेशन ही नहीं हो, तो जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उन सभी का जो जहां जहां चांसेस रहते हैं वहां वहां ब्लॉक करने का हर एक कोई ना कोई अल्टरनेटिव मार्केट के अंदर अवेलेबल रहेगा। जैसे वो डेली रूटीन के अंदर डेली पिल्स के नाम से आती है, माला डी, माला एन जो है वो 21 डेज तक कॉन्टिन्यूशन के अंदर ले जाती है। उसके बाद 6 to 7 डेज वो आयरन की टैबलेट्स रहती है। पूरा वो पता नहीं रहता था कि कब उसको स्टार्ट करना है। तो 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही 3 to 5 डेज का फर्स्ट फेज रहती है, उसके बाद 5th डे से उसको स्टार्ट किया जाता है। 21 डेज तक कॉन्टिन्यूशन के अंदर यूज किया जाता है। फिर 5th से लेकर के 21 की अगर अपने बात करें, फिर उसके बीच में 7 डेज का गैप दिया जाता है। ठीक है, वो जो 7 डेज का गैप है, 5th डे से उसको स्टार्ट करें तो वो 25-26 डेज तक पहुंचती है। उसके बाद 7 डेज का जो गैप रहता है, दोबारा से जो मेंस्ट्रुएशन फेज रहती है, मेंस्ट्रुअल फेज रहती है, उस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर उसके अंदर टैबलेट साथ में रहती हैं, बस वो आयरन की टैबलेट रहती हैं। क्योंकि क्या होता था कि पूरे के पूरी स्ट्रिप के अंदर 28-29 डेज की जो पूरी स्ट्रिप रहती थी, उसके अंदर पता ही नहीं रहता था कि डेली के हिसाब से एक एक टैबलेट, और बीच में फिर 7 डेज का जो गैप है, वो गैप फिर काउंट में नहीं रहता था। और मेडिसिन अगर उसमें पहले जो स्ट्रिप आती थी उसमें एक साथ ही मेडिसिन होती थी, फिर तो वो काउंटेबल नहीं रहता था, तो लगातार वो मेडिसिन ली जाती थी। तो एक होता है ना कि डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया है उसमें फिर मेंस्ट्रुएशन फेज आ ही नहीं रही थी, नहीं आ रही, इट मीन्स कुछ ना कुछ जो डोज लिया है उसमें कुछ दिक्कत थी। वो किस वजह से होता था कि उसमें स्ट्रिप के अंदर ही नहीं मेंशन था। अब जो स्ट्रिप्स आ रही है मार्केट के अंदर ऐसे है, दिख रहा है आपको। फिर गैप, इसको 5th नंबर डे से स्टार्ट करके 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते 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 फिर 7 डेज का गैप। जो नीचे आपको यहाँ पे ये आयरन की टैबलेट्स हैं इसके अंदर। ऐसा पहले क्या होता था, पूरा ही ये रहता था, फिर दोबारा से सेम कंटेंट रहता, ऊपर में मेडिसिन है, नीचे यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, आयरन है सिर्फ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ये समझ में आया बेटा? इसके बाद आ जाइए, अब थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद समझने वाली पॉइंट, अब चीज़ें अभी तक मैंने पता क्यों फोकस किया इस पर, आपको बता देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ। इतने सारे पॉइंट्स, इतने डिटेल इस वजह से लेके गया बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन आया था, वो जनरल लास्ट पैराग्राफ ना, जो एक जैसे सोशल साइंस आप पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस वाला जो पॉइंट था वो था। और इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट 3 पेजेस जनरल अवेयरनेस के ही हैं, इस वजह से उतना डिटेल आपको, ताकि आप उन पैराग्राफ्स को अच्छे से समझ पाओ। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया, सेकंड समझ में आया, अवेयरनेस का समझ में आया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है वो आप लोगों को सब समझ में आया ना पॉइंट। और क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं, आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आते हैं। एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक किसके अंडर आती है, आरसीएच के अंडर, फंडिंग पूरी आरसीएच प्रोग्राम के अंडर ही है। और सहेली जो डेवलप की गई थी वो आरसीएच प्रोग्राम के अंडर। अब इन सभी से एक चीज ये हो गई कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना था। अब इतनी हेल्थ फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, कम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, कम। अब ये सब चीजें कम होना स्टार्ट हुई तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हुआ। अगर देखा जाए तो इन 1900 2 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। वहीं अगर इन 2000 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन। वहीं 2011 के अंदर 7.2 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन। यहाँ इंक्रीज अगर 20% का है तो इंडिया पॉपुलेशन में भी 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दिख रहा है आपको। और ये इसके 6 टाइम्स है, इट मींस पूरे वर्ल्ड के अंदर एवरी 6 पर्सन कैसा है, इंडियन। पर 1000 पर्सन पे पर ईयर 20% जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, 20% पर 1000 और पर ईयर जो है इंक्रीज हो रहे हैं। और इसी डेटा के साथ जो है कॉन्टिन्यूशन के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। वहीं इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन वाइज इंडिया 1 नंबर पे आ चुका है ना। रीजन उसके पीछे यही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, सुनिए, पॉपुलेशन इंक्रीज होना एक ये साइन भी है कि फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अच्छी इंक्रीज हुई है।
उसका एक ही साइन नहीं है कि रिप्रोडक्शन की वजह से ऑप्शंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए होंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज होना मतलब जो डेथ रेट है वो भी तो कम हो रही है। समझ में आई बात? हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई तो अब डेथ रेट कम हो, ठीक है, बेटर है। अच्छे दिमाग वाले साइंटिस्ट ज़्यादा साल तक रहें तो ज़्यादा बेटर है। समझा रहा हूँ ना जनरल पॉइंट। और अगर जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके, वो स्लोगन हम दो हमारे दो, सिंगल चाइल्ड नॉर्म्स वाला वो जो है, इन सभी को अगर ढंग से अवेयर किया जाए पॉपुलेशन को तो चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोडक्टिव एज, और इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज। ये एक प्रॉब्लम है। कैसे चीज़ें, मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विद द स्लोगन हम दो हमारे दो, एडवर्टाइज इन द पोस्टर्स, अर्बन कपल्स एडप्टिंग वन चाइल्ड नॉर्म्स, और एक जो बैन गवर्नमेंट के थ्रू मैरिजेबल एज फिक्स की गई है संवैधानिक रूप से, ठीक है, ये जो है ना कि लीगल जो एज है वो 18 ईयर और 21, आपको यही लिखनी है, 21 हो चुकी है। इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल विद द स्मॉलर फैमिलीज, उनको इंसेंटिव, सिंगल गर्ल चाइल्ड है या फिर सिंगल चाइल्ड है उस बिहाफ पे काफ़ी सारे इंसेंटिव्स वगैरह, और जो अगर प्रेगनेंसी है, डिलीवरी फर्दर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो 5 kg घी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, वो RCH के अंडर ही हैं सब। पोस्ट नेटल केयर, कुछ कैश अमाउंट भी रहता है और कुछ ये घी वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। आप देखना कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे ना, वहाँ की वो जो गाइडलाइंस बनी है उसमें देखना, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कोई डिलीवरी केसेस जो होते हैं उनके अंदर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस फिक्स की हुई है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा होता है तो फिर फर्दर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इवन कुछ कैश प्राइस वगैरह भी रहता है कि हाँ ये आपका प्राइस है ऐसा। वो उसमें पता है मैंने आपको बताया था, आंगनवाड़ी वाले क्या करते हैं, कब इस घर में 2 से 3 होने वाले हैं, खास नज़र रखते हैं और उसको पकड़ के लेके जाते हैं। घर के आसपास जो आंगनवाड़ी वाले रहते हैं ना, वो ध्यान से पूरा डेटा रखते हैं संभाल करके, और बार बार विजिट करेंगे, बार बार काफ़ी सारे प्रिकॉशंस वगैरह उनके बारे में अवेयर करेंगे रेगुलर विजिट पे, और इवन डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है तो वो लेके भी जाएंगे आपको। मतलब जनरल अगर अपने बात करते हैं ना, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे उसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं जिसके बिहाफ पे उनकी खुद प्रोफेशनल ग्रोथ और वो सभी उसी पे डिपेंडेंट है कि कितने केसेस आपने हैंडल किए, कितना आप प्रॉपरली तरीके से पब्लिकली जो कम्युनिटी है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस वो ये फैसिलिटीज़ है उनके बारे में अवेयर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हैं, जल्दी से देखें। अब नेचुरल मेथड, पीरियडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन, एमन्योरिया। वहीं आर्टिफिशियल मेथड की अगर बात की जाए, इसमें बैरियर मेथड है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स, क्रीम्स हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, और लास्ट क्या है, सर्जिकल मेथड। ठीक है, इन सभी मेथड के अंदर सबसे पहले जो नेचुरल मेथड है उनके अंदर इनकी रिवर्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, कोई इनका ऐसा नहीं है कि रिस्कियर है एक तरीके से। पीरियडिक एब्स्टिनेंस, फर्टाइल पीरियड के टाइम में अगर मान लीजिए कोइटस नहीं होता है तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पीरियड रहता है। विड्रॉल मेथड ऑफ द कोइटस इंटरप्टस एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल कोहैबिटेशन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर इजैकुलेशन, अगर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विड्रॉल फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उस केस के अंदर फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल लैक्टेशन एमन्योरिया, जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है। वो ऑक्सीटोसिन बॉडी के अंदर जो अदर हार्मोन्स हैं उनको भी एलिवेटेड रखता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में जो प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन एलिवेटेड रहता है तब तक नेक्स्ट फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। समझ में आई बात? तो वो लैक्टेशन एमन्योरिया ये पीरियड ऑन एन एवरेज 6 मंथ का रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आर्टिफिशियल मेथड के अंदर बैरियर मेथड है, स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेलीज हैं, आईयूडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। इन सभी मेथड्स के बारे में 1 by 1 देखें आप। बर्थ कंट्रोल के सबसे पहले
जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके अंदर फीचर्स और ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव, रिवर्सिबल और साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, नो इंटरफेयर विद द लिबिडो और द एक्ट ऑफ द कोइटस, सेक्सुअल ड्राइव के अंदर किसी तरह कोई इंटरप्शन नहीं हो। देयर आर द टू प्रिंसिपल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, जो जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किए। इसके अंदर सबसे पहले जो आर्टिफिशियल मेथड के अंदर प्रिवेंट ओवम इन द स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग ये रोकता है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट बैरियर मेथड कॉन्डम्स एंड इट्स टाइप, जिसके अंदर मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मेल कॉन्डम्स कवर्स द पेनिस एंड द फीमेल कॉन्डम कवर्स द वेजाइनल पैसेज और द सर्विक्स रीजन, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एसटीआईज समहाउ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेल कॉन्डम्स एंड द फीमेल कॉन्डम्स सेल्फ इंसर्टेड एंड ऑफर प्राइवेसी टू यूजर्स, ये ऐसा बैरियर मेथड है जिसके अंदर सेल्फ इंसर्टेड है, दूसरा जो यूजर्स है उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारे ऐसे बैरियर मेथड्स हैं जो एक्सपर्ट नर्सेज, डॉक्टर्स वगैरह इनके थ्रू जो है एक तरीके से इम्प्लांट करवाए जाते हैं। क्या हैं वो देखें आप, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसके अंदर फर्स्ट जो सर्वाइकल कैप्स हैं, फर्स्ट डायफ्राम एक फ्लेक्सिबल रबड़ का बना हुआ, लेटेक्स का बना हुआ एक एपरेटस देखने को मिलता है, जिसको जो वेजाइनल पैसेज के थ्रू सर्विक्स रीजन पे कैप, जो वेजाइनल पैसेज है उसके थ्रू सर्विक्स रीजन पे कैप लगाया जाता है। ये कुछ डायफ्राम्स जो हैं वो मार्केट में जो अवेलेबल है, पहले जो यूज में आते थे, आजकल इससे अलावा और भी एडवांस काफ़ी सारे बैरियर मेथड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा आपने देखा होगा ये अपर साइड के अंदर सर्विक्स रीजन, ये वेजाइनल पैसेज, और ये पूरा कवर अप कर लेता है जो सर्विक्स कैनाल है उसको, ताकि मेल गैमेट की एंट्री जो है वो सर्विक्स रीजन के अंदर नहीं हो पाए। दूसरा, इसके अंदर स्पर्मेसाइडल क्रीम एंड जेलीज अगर यूज की जाए तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, फिर फर्दर ये सेम वॉल्ट के बारे में डिफाइन किया हुआ, वॉल्ट को इस तरीके से जो है सर्विक्स रीजन है वो उसको कवर अप करता है, ये भी वॉल्ट के बारे में ही डिफाइन किया हुआ, और वॉल्ट को अगर इसको कट कर करके देखा जाए तो एक्चुअल में वॉल्ट कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है वो बताया हुआ है। ये एक सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट सेम ही है दोनों। वोल्ट जो होता है वो एज कंपेरेटिवली इससे इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस नहीं है, बस इनका जो मटेरियल है उसका डिफरेंस है। किस मेजर डिफरेंस किसका है? मटेरियल का डिफरेंस है। कोई फ्लेक्सिबल रबड़ का है, कोई लेटेक्स का बना हुआ है, अलग अलग इनके पर सभी का मेन क्या है, सभी जाकर के सर्वाइकल जो सर्विक्स कैनाल है उसको कवर अप करते हैं, और अलोंग विद स्पर्मेसाइडल क्रीम एंड जेलीज इनको यूज किया जाए तो इनकी एफिशिएंसी एज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि 100% कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेंगे। इन केस मान लीजिए प्रॉपरली ये सर्विक्स कैनाल को कवर अप नहीं करता है तो उस केस के अंदर मेल गैमेट्स जो हैं वो यूटरस रीजन के अंदर जा सकते हैं, सर्विक्स कैनाल के अंदर जा सकते हैं और जाकर के फर्टिलाइजेशन कर सकती है। तो बैरियर मेथड 100% इफेक्टिव होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, रबर बैरियर दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, cover the cervix region during the coitus. Reusable, do not protect from STI से ये protect नहीं करते हैं. Used by females only. Spermicidal jellies, foams and the creams kills the sperm by the creating acidic pH. Used along with the barrier method to increase their efficiency. Intrauterine devices inserted by the doctors and the expert nurses in uterus. IUDs is the one of the most accepted and widely used method for the contraception in India. इसमें IUDs काफ़ी तरीके की हैं, मेजरली जो IUDs नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लिपेस लूप, जिसका भी मेथड इतना पता नहीं है, बट एक ये बोल सकते हो कि जैसे प्लास्टिक रहता है ना, उस प्लास्टिक तो नहीं होता वो एग्जैक्ट, जेलेटिन का बना हुआ थोड़ा हार्ड प्लास्टिक जैसा कवर अप रहता है और उसको डबल एस शेप मैंने आपको बताया था। ये तो नॉन मेडिकेटेड है, ये एक तरीके से बैरियर मेथड की तरह ही बिहेव करती है जो फेलोपियन ट्यूब तक कवर अप कर लेती है, और इसका जो भी मैकेनिज्म है वो भी मतलब पूरा प्रॉपर किस तरीके से ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है कि किस तरीके से वर्क करती है। एक है बैरियर मेथड की तरह ये कवर अप कर लेती है किसको, जो दोनों फेलोपियन ट्यूब की अटैचमेंट है उसको, ये पूरा प्रॉपर शेप के अंदर रहता है। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिकेटेड के अंदर हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग। जो हार्मोनल आईयूडीज है उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एलएनजी, बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, और ये वही है प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड जो अपने पढ़ते हैं ना, और मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म। सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म, अब होस्टाइल फॉर द स्पर्म तो फिर तो बेनिफिशियल है ना कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा,
होस्टाइल का मीनिंग, अरे भाई मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स, अरे भाई सुनिए, ये होस्टाइल का मतलब सुनिए, होस्टाइल का मतलब सर्विक्स रीजन के अंदर मेल गैमेट्स को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि वो वहां पे कुछ टाइम के लिए अगर रिटेन रहता है तो इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा बॉडी का। समझ में आई बात? इम्यून रिस्पॉन्स आने से, होस्टाइल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? होस्टाइल का मतलब कुछ समय तक उसको वहां पर रिटेन रखना। समझ में आई बात? जिससे इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, और इम्यून रिस्पॉन्स आते ही, क्योंकि हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल अगर कुछ टाइम के लिए रहा, 72 आवर्स अपने बोल रहे हैं, 72 आवर्स से अगर वो थोड़ा सा भी 72 आवर्स के अराउंड, और वो सर्विक्स रीजन के अंदर ये आगे जा ही नहीं पा रहा है, सर्विक्स रीजन के अंदर होस्टाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आते ही क्या हो जाएगा? डाई। एग्जैक्ट रीजन ये है, ध्यान रखना। वो होस्टाइल का मतलब वहां पे रहेंगे, वहां पे रोकना, एक तरीके से फैसिलिटीज मिलेंगी तो वहीं स्टैक करेंगे, सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ाया तो वहीं वो एम्डेड हो जाएंगे, और फिर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा तो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। एट द एंड रोकेगा ये। इधर आ जाइए, मेडिकेटेड के अंदर कॉपर टी, मल्टीलोड 375, काफ़ी सारी हैं, 320, 300, 200, 250, कॉपर टी, कॉपर 7, काफ़ी सारी हैं। डिपेंडिंग ऑन द कि कितनी ड्यूरेशन का कॉन्ट्रासेप्शन करवाना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला कि 2 क्लास कभी आपको एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलेगा। इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशन लगभग 40 to 50 माइक्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सप्रेसिंग ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी इम्पेयर करता है। डिपेंडिंग ऑन द डेज कि कितने डे तक जो है फर्दर कॉन्ट्रासेप्शन बना रहे, उसके अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। मल्टी लोड 375 है, 200 है, कॉपर टी 700, कॉपर टी 250 है, कॉपर टी जो अपने कॉपर टी तो एक जनरल की टी शेप का वो है, उसको जब इंसर्ट किया जाता है कैथेटर से तो वो टी शेप का है, और धीरे 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 कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है तो वो लंबे टाइम तक एक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोडिंग, कॉपर की जो लोडिंग है वो डिपेंड करती है कि कितने डेज का कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद में कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, ये जनरल पॉइंट आप लोगों से डिस्कस हुए। इधर ये माला डी जो डेली रूटीन के अंदर डेली पिल के नाम से फेमस है, 5th नंबर डे से स्टार्ट हो गए, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, मतलब कॉन्टिन्यूशन के अंदर ये 5 से स्टार्ट हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। वो 5th नंबर डे से स्टार्ट हुआ तो 25 तक जाएगा, फिर उसके बाद 7 डेज का गैप, फिर वापस वही रूट जो है साइकिल स्टार्ट, 28-29 डेज का साइकिल रहता है। इस बीच के अंदर ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजिंग, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं A to Z। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का बनना, ठीक है, ओव्यूलेशन होना इसी बीच में होता है। समझ में आई बात? जितनी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है सारी की सारी क्या होना स्टार्ट करती है? इंपेयर होना स्टार्ट होती है। बस इसमें जो फीमेल है रेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल फेज आती रहती है तो साइकोलॉजिकली हार्मोनल इम्बैलेंसिंग तो हो रही है, ऐसा नहीं कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग नहीं हो रही है, बट एक रूटीन जो रहता है जिसके अंदर 3 to 5 डेज का जो मेंस्ट्रुअल फेज रहता है, अगर वो फेज रहता है तो साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर रहते हैं, एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है रेगुलर है और नॉर्मल चल रही है, बट वो नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सभी जो मेडिसिनल कंटेंट है उसकी वजह से ओव्यूलेशन इंपेयर हो रहा है, जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहे थे वो वहीं डिजनरेट हो रहे हैं, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस सूटेबल नहीं है, और वो जो आपने बीच में गैप दिया उस गैप की वजह से एंडोमेट्रियम रप्चर होकर के फर्दर जो है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर रिलीज आउट हुई है। तो वो एक रेगुलरिटी लगता है कि रेगुलरिटी मेंटेन है, बट इंटरनल जो चेंजेस है, एक बायोकेमिस्ट्री लेवल पे जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से कभी भी मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता और इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। आप देखना इन सभी के अंदर जनरल ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए रहेंगे। स्टीरॉयडल कंटेंट रहता है, ठीक है। हाँ यस, इसके अंदर यही तो ये
एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो रही है। एंडोमेट्रियम के अंदर जो अपने बोलते हैं ना कि एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट प्रोलिफरेशन बहुत अच्छा खासा होगा, उसमें थिकनेस आएगी, वो थिकनेस भी कम है, प्रोलिफरेशन भी कम है, बट जो 7 डेज का गैप देते हैं उससे मेंस्ट्रुअल फेज आती है। वो मेंस्ट्रुअल फेज जब आती है तो उससे साइकोलॉजिकली फीमेल को ऐसा फील होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वो रेगुलर है। समझ में आई बात? उसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मोनल इंपैक्ट नहीं आते, जो बॉडी की इंटरनल हार्मोनल है ना उन पे इंपैक्ट नहीं आता। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस आ जाएं और उसकी मेंस्ट्रुअल फेज में चेंजेस आ जाएं तो आधे से ज्यादा तो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट की वजह से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। समझ में आई बात? और फिर फर्दर मेडिसिन के साथ साथ में बॉडी के अंदर अगर खुद के सेल्फ हार्मोन्स अगर चेंज हो रहे हैं तो चीजें और ज्यादा वर्स होना स्टार्ट कर देती हैं, फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कितनी हेल्दियर कंडीशन मेंटेन की हुई है। ब्लीडिंग टाइम का जो ब्लीडिंग टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। इसके अंदर रिलीज होने वाले ब्लड की जो अमाउंट है, वो क्लोट्स हैं जो वो उनका वो सभी सारे जो है वेरी करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर लेयर की थिकनेस अच्छी खासी होती है तो क्लोट्स का साइज उसके बिहाफ पे डिफाइन किया जाता है कि रेगुलर है, और अगर क्लोट का साइज कम है तो उसके बिहाफ पे डिफाइन किया जाता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी है। काफी सारी चीजें हैं जिसके बिहाफ पे जनरल एक कि रेगुलर और हेल्दियर मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो बनी हुई है, वो डिफाइन की जाती हैं। समझ में आई बात? इसके अंदर क्लोट का जो साइज है, जो क्लोट्स हैं उनका साइज क्या हो जाता है, इनकम्पैटिबली कम हो जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हुआ उतना, तो वो फिर और ना ही वेसल्स उतनी डेवलप हुई थी, तो वो चेंजेस आते हैं। और वो क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये डॉक्टर जब कंसल्ट करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर पूछता भी है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या फिर क्लोट साइज क्या है जनरल, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। जब तक प्रॉपरली कोई कलर डॉपलर सोनोग्राफी वगैरह नहीं होती तब तक, अदरवाइज सोनोग्राफी वगैरह होती है तो उसमें सब क्लियर हो जाता है। उससे पहले वो जनरलाइज कंसल्टेंसी से चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है डॉक्टर, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो। ये कॉपर टी जनरल बताया हुआ है, ये इंजेक्शन जो इंजेक्टेबल्स उसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ही रहता है। बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर ही आपको दोबारा से करवा दिया, ये समझ लीजिए आप। सहेली जिसका पूरा सारे पॉइंट्स आपको बताए, उधर स्टीरॉयड में प्रोजेस्टेरोन एलोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इनिबिट ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये सारे फंक्शन आपको किसके, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के देखने को मिलते हैं। एंड pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the 5th day of the menstrual cycle. Pills are very effective with the lesser side effect and the well accepted by female. पर प्रॉब्लम पता क्या थी दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि स्टार्टिंग के अंदर जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आए थे ना, उसमें जो कंटेंट यूज में आता, इवन आज भी काफ़ी सारी मार्केट के अंदर जो मेडिसिन बैन कर दी गई हैं, आ रही हैं, कॉन्ट्रासेप्शन में यूज हो रही हैं, सबसे बड़ा रीज़न फीमेल के अंदर कैंसर कोज का कॉन्ट्रासेप्टिव जितने भी ये मेडिसिन यूज़ की जा रही हैं, सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि स्टीरॉयडल जिनमें कंटेंट है, स्टीरॉयडल कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रिसेसिव जीन को डोमिनेंट जीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब सोच लो, सेल का जो कंट्रोल रहता है, सेल का जो स्टीरॉयडल वाला तो सीधा एंट्री लेता है ना न्यूक्लियस पे, जीनोम पे काम करता है। समझ में आई बात? और स्टीरॉयडल के लिए कोई ऐसा है भी नहीं कि किसी के पास में रिसेप्टर है या नहीं है बाहर, वो तो हर एक सेल के अंदर एंट्री ले सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। उसमें पता क्या, गवर्नमेंट ने जो पहले स्टीरॉयडल कंटेंट रखे, इसी वजह से तो गवर्नमेंट ने आरसीएच प्रोग्राम के अंडर ये सहेली को डेवलप करवा गया जो नॉन स्टीरॉयडल कंटेंट वाली है। ऐसी और भी डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट्स सेम कॉम्बिनेशन रहता है, बट इम्प्लांट्स की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इम्प्लांट्स इधर देखें, इसमें नोर प्लांट और ये सब इम्प्लांट्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ही है। पहली बात, कैसे इसका पूरा किट आता है, उस किट से पहले अंडरनीथ डर्मल इनको लगाया जाता है। एक पहले मतलब एक मार्केशन रहते हैं, मार्केशन के अकॉर्डिंग एक एक को इंजेक्ट किया, दिख रहा है आपको, एक एक जो है इसके अंदर
डर्मल क्यूटिनस मतलब आपकी स्किन जो एपिडर्मिस है उसके नीचे डर्मिस के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। और इनके अंदर क्या रहता है, स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वही। और उसके लिए वही है कि एक एपरेटस रहता है गन टाइप से, जिसके थ्रू एक 1 by 1 ये डर्मिस के अंदर जो है लगाए जाते हैं ये एपरेटस। और ये इसके अंदर पहले जो इम्प्लांट आते हैं, इम्प्लांट के लिए जो मेडिसिनल कंटेंट रहता है उनको पहले भरा जाता है, फिर उस पूरे कंप्लीट को जो रिमार्केशन रहता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स किए जाते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी मंथ्स ईयर्स तक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो वही रहती है क्वांटिटी, किस क्वांटिटी के अंदर और कितने इम्प्लांट्स को यूज़ किया जा रहा है उसके बिहाफ पे रहता है। ये नॉर प्लांट ये जनरल हैं। सिर्फ ये आपको बताने के पीछे और आपको ये चीज़ें दिखाने के पीछे रीज़न ये है कि आपके ब्रेन के अंदर फिक्स हो जाए चीज़ें। इधर placed under skin, effective period is much longer, composition progesterone alone and the progesterone estrogen combination, mode of action same है, inhibit ovulation, implantation, alter the quality of the cervical mucus to retard the entry of the sperm, injection usually share similar mode of action and the composition as implants। और वो इंजेक्शन के अंदर भी सेम ही रहता है, अभी बताया था ना वो डिम्पा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और एक सिंगल प्रोजेस्टेरोन एलोन भी यूज किया जा सकता है। आईयूडीज हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोजेस्टेरोन एलोन इफेक्टिव विद इन द 72 आवर्स ऑफ द कॉइटस बिकॉज ऑफ द सर्वाइबिलिटी एंड द वाइबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज द 72 आवर्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन जो भी ये जो है यूज टू प्रिवेंट कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और द अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। अगर मान लीजिए ये बढ़ जाए, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और बाद में इंटेंशनली अबॉर्शन की तरफ जाना पड़े, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक ही मेथड है जिसके थ्रू फर्दर लीगलाइज तरीके से चीज़ें जो है टर्मिनेट करवाई जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद फाइनल आपके पास में सर्जिकल मेथड क्या है, दो हैं, एक वेसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल कट द फेलोपियन ट्यूब इंसिजन इन द एब्डोमेन और द थ्रू वेजाइना। दो है, लेप्रोडेक्टोमी के थ्रू भी कर सकते हैं और जोनल एब्डोमेन के थ्रू भी किया जा सकता है। प्लस वेसेक्टोमी इन मेल्स कट एंड द टाई वास डिफरेंस स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। स्क्रोटम पे एक स्मॉल इंसिजन कैसे होता है, ये स्क्रोटम पे दिख रहा है आपको, स्क्रोटम पे इंसिजन। और फीमेल के अंदर डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप से इसको फर्दर टाई अप किया गया है, कट कर करके। अलग अलग मेथड हैं, काफ़ी सारे हैं। इधर देखिए इन मेल स्क्रोटम के जस्ट अपर साइड के अंदर वास्ट डिफरेंस जो जा रहा है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में जो वास्ट डिफरेंस जाता है उसको पर्टिकुलर चेक कर करके फिर वास्ट डिफरेंस को बाहर निकाल के उसको कट कर करके बांधा जाता है। ये जो है वास्ट डिफरेंस व्हाइटिश कलर से जो दिख रहा है वो वास्ट डिफरेंस है, उसको कट कर करके फिर टाइप कर दिया जाता है। ऐसा ये पूरा कंप्लीट मेथड कि स्क्रोटम सेक, स्क्रोटम के अपर साइड के अंदर जो अपर साइड के अंदर ये वास्ट डिफरेंस जो जा रहा है, ये वास्ट डिफरेंस उसको कट कर करके दिख रहा है आपको, बाहर निकाल के कट। एक छोटा सा इंसिजन रहता है स्क्रोटम पे, बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी नहीं है। ठीक है। और इन फीमेल के अंदर जनरल इस तरीके से टाइप किया जा सकता है, कट कर करके टाइप कर करके फिर कट किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। और इधर इसको वेजाइनल पैसेज के थ्रू भी, एक तो था डायरेक्टली एब्डोमेन से कट, दूसरा वेजाइनल पैसेज के थ्रू भी यहाँ से भी कट लगा करके और टाइप किया जा सकता है। अलग अलग मेथड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन फीमेल इमीडिएट इंपैक्ट आता है, ठीक है, बट मेल्स के अंदर इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आता है। तो क्योंकि पूरे जो पाथ है उसके अंदर नंबर ऑफ मेल गैमेट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो 4 to 5 आफ्टर ये बोल सकते हो कि वेसेक्टोमी 4 to 5 जो जनरल कॉइटस अगर अवॉइड किए जाएं तो उस केस के अंदर उसके बाद जो है इंपैक्ट देखने को मिलता है वेसेक्टोमी का। अदरवाइज जो पहले से उस पाथवे के अंदर मेल गैमेट्स हैं वो फर्दर फर्टिलाइज कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रहती है। ठीक है। तो इवन ये बोला जा सकता है कि 4 to 5 इजैकुलेशंस जो हैं उसके बाद जो सीमन होगा वो विदाउट मेल गैमेट होगा, विदाउट स्पर्म होगा, उसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बोयूथल ग्लैंड के सिक्रीशंस होंगे सिर्फ। क्लियर। तो काफ़ी सारे जनरल पॉइंट्स हैं। फिर आ जाइए इसके बाद ये मार्केट के अंदर अवेलेबल जो स्पर्मेसाइडल क्रीम्स जेलीज हैं 2 days है। एक गोसीपोल भी आता है, वो मेल के अंदर परमानेंट जो आता है ना, कॉटन जानते हो, कॉटन के अंदर सीड रहते हैं। अगर आपने कॉटन के जो सीड देखो जिसको बिनोला बोलते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर, पशु आहार के अंदर गायों वगैरह को दिया जाता था पहले,
उसके अंदर जो वनस्पति घी बनता है ना, जो डालडा जो बनता है जिसको उसके लिए उसको यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एक कंटेंट रहता है गोसीपोल। क्या रहता है? गोसीपोल। वो मेल के अंदर परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। तो वो पहले यूज की जाती थी मेडिसिन उसकी, अब उस पर थोड़ा सा जो है एक बैन लगा दिया गया है। बैन तो इस वजह से कि परमानेंट जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा था, इस वजह से गोसीपोल नाम से है। पर वो गोसिपियम स्पीसीज जानते हो ना? अरे भाई कॉटन, कॉटन अरे भाई प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट छोड़ो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कॉटन कॉर्न बोरर और कॉटन के अंदर बॉटन बॉल बम जो वहां पढ़ते हो, तो गोसिपियम तो वर्ड सुना ही होगा कभी। गोसिपियम वर्ड नहीं सुना आपने? कौन सी फैमिली है फटाफट बताओ, फैबेसी या पोएसी? गुड, इतना तो पता है, मालवेसी फैमिली का मेंबर है। ये भी पता होगा कि इसमें आंसर नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सुने, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इंटेंशनली अबॉर्शन। इट इज लीगलाइज इन इंडिया इन 1971। जितने भी ये नीम हकीम क्वैक्स आपकी एनसीईआरटी लिख करके दिए हैं, ये अगर फर्दर मेडिकली टर्मिनेट करवाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं है इंटरनल कंडीशन क्या है, किस तरीके से इंटरडिजिटेड है कोरियोनिक विलाई, और रप्चर होकर के ब्लीडिंग के केसेस ज़्यादा रहते हैं, और मदर जो हेल्थ है और मदर डेथ के केसेस जो ज़्यादा देखे गए हैं इस केस में। तो उसको लीगलाइज किया गया। चलो ठीक है, अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज है, फीटस में एबनॉर्मेलिटी है या फिर मदर उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ रही है, तो फर्दर इसको लीगलाइज तरीके से टर्मिनेट करवाया जा सकता है। टोटल 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी पूरे वर्ल्ड की 45 to 50 मिलियंस पर ईयर जो है टर्मिनेट करवाई जाती है। एक पॉपुलेशन के अंदर भी ये पूरा कंट्रोल में हेल्प कर रही है, बट उसके लिए इसको बनाया नहीं गया था। प्रॉब्लम क्या है? एमटीपीज क्यों करवाई जाती हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप केसेस, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से, और इफ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड हार्म द मदर और द फीटस और द बोथ, दोनों को ही अगर प्रॉब्लम हो तो उस केस में टर्मिनेट करवाई जा सकती है। क्या क्या है पॉइंट्स? कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की हामी चाहिए, मतलब एक परमिशन चाहिए। फर्स्ट कि 12 वीक तक है तो सेफर है, रिस्क नहीं है उसमें, और एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर लीगलाइज तरीके से टर्मिनेट करवा सकता है। बट इन केस अगर मान लीजिए ज़्यादा डेज की प्रेगनेंसी है, क्योंकि कई बार होता है नहीं पता चलता, फीटस ग्रोथ फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद में ही पता चल पाती है, उस फर्स्ट 3 मंथ की ग्रोथ के बाद में, जब पता चलता है कि प्रॉब्लम है, तो फिर फर्दर उसको मेडिकली टर्मिनेट करवाया जाता है, और 24 वीक तक का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसके अंदर लिख के देता है। इधर फोकस इधर होना चाहिए, 2 बार छोड़ दिया मैंने, आप और आप इधर। मोर देन 12 वीक एंड लेस देन 24 वीक, समझिए भाई आप लोगों के लिए ये करवाने को तो अभी तक आपको पता है ना, चैप्टर हो जाता बहुत अच्छे से, जानते हो ना आप अच्छे से। क्यों? आप दोबारा से आपको रिवाइज नहीं करना पड़े घर जा करके, 10 मिनट एक्स्ट्रा है आपके, कुछ उसमें कम होने वाला नहीं, आपको बेनिफिट होगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरी लिख पाएंगे इसके अंदर ढंग से अब, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट, मोर देन द 12 वीक, लेस देन द 24 वीक, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट के अंदर 2017 के अंदर जो आया था उसमें यही था कि भाई अपने को पता थोड़ी चलता कि 12 वीक तक ग्रोथ प्रॉपर हो गई, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या? फिर एम्नियोसिंथेसिस और एमटीपी, ये दोनों उसके बाद ही अगर लीड करवाई जाए, तो दोनों के अंदर बस वो फीमेल फिटिसाइड वाला प्रॉब्लम था, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा करके गवर्नमेंट ने उसके गाइडलाइंस जो फिक्स कर दी कि आप इनके साथ जा सकते हो, बट इन गाइडलाइंस के साथ जाओगे, ऐसा। तो रिड्यूसिंग द इंसिडेंट ऑफ द इलीगलाइज एबॉर्शन, डिक्रीज इन द कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, दोनों डिजीज कंडीशन और डेथ दोनों रेट क्या हो चुका है? कम हो चुका है, अगर प्रॉपरली सेफियर तरीके से इसको प्रोसीड करवा जाए। एमटीपीज आर सेफ अप टू 12 वीक बट द रिस्कियर इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, येट बोथ आर लीगल, दोनों ही लीगल है। और वो एम्नियोसेंटेसिस एंड एमटीपी के बारे में लिखा हुआ है, हैव बीन मिसयूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फीमेल फिटिसाइड। आफ्टर दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकते हैं, वेनेरियल डिजीज इनको बोला जाता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इनको बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन इनको बोला जाता है। सबसे ज्यादा थ्रेटेंड जो एज ग्रुप है वो कौन सा है? 15 to 24 का एज ग्रुप।
इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस बी है, HIV है और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। इसके अलावा बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोनल ऑल आर क्योरेबल। ठीक है, अगर इनको अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो कंप्लीटली क्योरेबल है। और कुछ एक ऐसे हैं जिनमें मेथड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक HIV है या फिर हेपेटाइटिस वगैरह है, उनमें शेयरिंग द इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर जो है ये फर्दर जा सकती हैं डिजीज। नेक्स्ट, अर्ली सिम्टम्स अगर है, ईचिंग है, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग अगर आ रही है या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज है, ये सभी अर्ली सिम्टम्स हैं और इसको ध्यान रख करके प्रॉपर्ली डायग्नोस करवा करके और ट्रीटमेंट करवाया जाए तो कंप्लीटली क्योरेबल है। बट अगर लंबे टाइम तक चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो ये पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को लीड कर सकता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, स्टिल बर्थ है या फिर कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। हर एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन की हुई है, देखिए, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर या तो पेनफुल प्रेगनेंसी, सर्विक्स रीजन के अंदर इंप्लांट हो जाना या फिर पहले से ही जोना पेलोसिडा डिग्रेड होकर के फेलोपियन ट्यूब में ही इंप्लांट हो जाना। समझ में आई बात? काफी सारी हैं। जो पेनफुल प्रेगनेंसी है वो कौन सी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड पेनफुल प्रेगनेंसी दोनों ही अगर एक साथ की बात की जाए तो वो कौन सा, सर्विक्स कैनाल की तरफ अगर कहीं इंप्लांट हो तो, और वहीं जोना पेलोसिडा पहले से ही डिग्रेड हो जाए तो फेलोपियन ट्यूब जब अटैच होती है यूट्रस से उस साइड पे जाकर कहीं पे इंप्लांट हो गया तो भी प्रॉब्लम आती है। दोनों ही, एक्टोपिक का मतलब होता है अस्थानिक, जो प्रॉपर फंडस एंड बॉडी रीजन है उसमें इंप्लांट ना होकर किसी अदर साइड पे अगर होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अ पर्सन कुड बी फ्री इन डिजीज इन्फेक्शन से बच सकता है कैसे? अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर और द मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज, ट्राई टू यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द कॉइटस, एंड इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रॉपर्ली डायग्नोस करवा करके पर्टिकुलर ट्रीट करवा सकता है। क्या क्या डिजीजेस हैं इनके अंदर? जेनाइटल हर्पिस है, जेनाइटल वार्ट्स है, हेपेटाइटिस बी, एड्स, दिस ऑल आर द वायरल इन्फेक्शंस। और वायरल इन्फेक्शन में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV2, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वहां पर भी बताया था बायोलॉजिकल एजेंट विच कॉजेज द कैंसर। और हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, विच लीड्स टू द एड्स कंडीशन। लास्ट प्रोटोजोनल आपको दिया हुआ ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। एंड बैक्टीरियल डिजीज की अगर बात की जाए तो क्लैमाइडिया, क्लैमाइडियसिस, क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस, और गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरी। वहीं सिफिलिस के अंदर टिपोनिमा पैलिडम। एंड लास्ट वन कैंक्रोइड जो होता है वो हीमोफिलस। ये हीमोफिलस इस वजह से बताया कि वहां पे हीमोफिलस के साथ में कोई क्वेश्चन बना करके दे दे, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट वाले को। ठीक है, इसके अंदर एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसका अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर। इसका सिम्टम अगर कोई पूछे, वैसे नहीं पूछेगा, ये तो जनरल आपको हीमोफिलस का जीनस मैच कर रहा है इस वजह से बताया है सिर्फ, है ना। नेक्स्ट, फिर आ जाइए लास्ट एंड फाइनल, इनफर्टिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेना। इनफर्टिलिटी, अनप्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, 2 इयर्स तक सेक्सुअल कोहैबिटेशन के अंदर कोई अगर कपल है फिर भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही तो कोई ना कोई रीजन हो सकता है। रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी फिजिकल हो सकता है, इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाना पड़े, इसमें मेल पार्टनर इज इनकैपेबल फॉर द इंसेमिनेशन ऑफ द मेल गैमेट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कुछ डिजीज, कोजेनाइटल डिजीज कंडीशन हो सकती है, जो मेल गैमेट के टेस्टिस जो है उनका स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आना, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और ड्रग के अंदर मैंने आपको बताया था एपिलिप्सी वाला, जिनकी एपिलिप्सी की मेडिसिन चलती है उनमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ उसका जो एपिलिप्सी के अंदर जो कंटेंट रहता है वो कभी भी एंडोमेट्रियम को सूटेबल नहीं होने देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो नंबर ऑफ मेडिसिन के पैरेलल के अंदर कई बार इम्प्लांटेशन इम्पेयर होता है। इधर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आया? इसको सॉर्ट आउट करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन विट्रो जो था वो उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को ढंग से देख लेना, जो पॉइंट बता रहा हूं उसको समझिए आप। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट को कलेक्ट किया, उनको फ्यूज करवाया, लैब के अंदर एक जाइगोट बना, जाइगोट को ट्रांसफर करोगे फेलोपियन ट्यूब में करना पड़ेगा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर करोगे फेलोपियन ट्यूब में करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमियर करोगे यूट्रस के अंदर। तो इसके अंदर दोनों चीजें, जिफ्ट और IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, बोथ आर टेक्निक्स ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफर और रिलेटेड विद द टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये दोनों, ये डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी क्लेम कर रहे थे कि सर 3 अक्टूबर है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है।
ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। सर आप हम पे ही डाल रहे हो, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, मुझे तो सही लगा। सुने इधर टेस्ट ट्यूब बेबी, अब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ICSI प्रोग्राम नहीं आता है, ध्यान रख लेना ये, क्योंकि ये दोनों ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन विच इज अंडर इन द एम्ब्रियो ट्रांसफर बट नॉट इन द टेस्ट ट्यूब बेबी। एम्ब्रियो ट्रांसफर में आता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ICSI डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि मेल गैमेट के अंदर 60% नॉर्मल शेप एंड साइज आप बोलते हो, मोटिलिटी नॉर्मल आप बोलते हो, तब जाकर के फर्टिलाइज करता है ना। अगर मेल गैमेट के अंदर हमें वो नॉर्मल शेप एंड साइज और वो चीज नहीं मिले तो फिर फर्दर फीमेल गैमेट लिया और मेल गैमेट से उसको फर्टिलाइज करवाया, इंजेक्ट करवाया। उसका न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल चाहिए हमें, नॉर्मल शेप एंड साइज का हमें कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात? तो उस कंडीशन के अंदर आपको मैंने एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया एक टर्म बताई थी, टेरेटोस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया एक टर्म बताई थी, याद है? टेरेटो जिसमें नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं रहेगा, एस्थेनोस्पर्मिया जो बताया था जिसके अंदर मोटिलिटी रिड्यूस हो जाए, तो उस केस के अंदर ICSI लीड करवाया जाता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उधर देखो, उधर इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैमेट ट्रांसफर ओवम वाला सॉर्टेड है कि फीमेल ओवम अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो बाहर से गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करवाया जा सकता है। बट इधर फीमेल गैमेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक दूसरा टेक्निक है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इन द नॉर्मल स्पर्म काउंट है बट द मेल पार्टनर इज कैपेबल फॉर द इंसेमिनेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, देन मेल गैमेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड वाया आर्टिफिशियली इन द वेजाइनल पैसेज ऑफ द फीमेल, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बट द सेकंड टेक्निक, 1 मिनट, बट द सेकंड टेक्निक क्या है? सेकंड टेक्निक दी है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कब करवाया जाता है? व्हेन द स्पर्म काउंट इज लो इन सीमन। स्पर्म काउंट जब लो होता है उस केस के अंदर वेजाइनल पैसेज के अंदर इंसेमिनेशन ना करवा करके उसको यूट्रस वाले रीजन के अंदर इंसेमिनेट करवाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी मेल गैमेट जो है कम डाई हो और फर्टिलाइजेशन कर पाए। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब जो होता है उसमें मेल गैमेट, मेल पार्टनर इज इनकैपेबल फॉर द इंसेमिनेशन बट द स्पर्म काउंट इज नॉर्मल, उस केस के अंदर इसको वेजाइनल पैसेज के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा। एनसीईआरटी ने सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन जाकर के देखो, एनसीईआरटी के सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन जिसमें लिखा हुआ है वेजाइनल पैसेज और कर करके एक लाइन लिखी हुई है। समझ में आई बात? उसका रीजन उसके पीछे अलग है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द जो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर मीन्स ऑफ जो हमें इसको इंसेमिनेट करना है वो चेंज हो चुका है। एक में काउंट ठीक है बट इनकैपेबल है, एक में काउंट कम है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर चाहे कैपेबल हो बट काउंट कम है तो भी फिर फर्दर वेजाइनल पैसेज के अंदर ही चेंज एनवायरनमेंट में वो डाई हो रहे हैं तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करवाया जाता है। दोनों का मतलब बेसिक रीजन अलग है बट है दोनों इंसेमिनेशन। इस केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? विद इन फीमेल बॉडी। तो किस में आएंगे ये? इन वीवो। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों के अंदर वेरिएशन। कुछ समझ में आया? फाइनली ART क्या है बेटा? पूरी क्लास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सेकंड ET जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एंड लास्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसके अंदर बहुत बेसिक से सारी चीजें और बहुत हर एक चीज कवर अप की है। ये समझिए पूरा का पूरा चैप्टर आपको दोबारा से रिवाइज भी करवाया और करवाया है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नीट एग्जाम के अंदर यहाँ से मिनिमम आप मान के चलिए मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन जो हर साल आ रहे थे वही पैटर्न जो है वापस से फॉलो हो सकता है। और इसके जो बेसिक स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं, बेसिक जो स्टार्टिंग के जो 2 पेजेस जिसमें स्ट्रेटेजीज, प्रॉब्लम्स और वो सारी चीज़ों पे उन्होंने डिटेल डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पहले ऐसा रहता था कि ये चैप्टर याद नहीं होता, ये चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पेजेस हमें ध्यान में नहीं रहते। अब शायद आप उन पेजेस को भूल पाओ, एक बार पढ़ोगे दोबारा से सारी चीज़ें उसी तरीके से याद हो जाएंगी आपको। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।